हेलो एस्पिरेंट, मेरा नाम मनोज रावत है और मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर हूँ। और आज हम अपना जो हमने कल लास्ट लेक्चर 4 किया था उससे आगे पढ़ने वाले हैं। हमने लेक्चर 4 में आपको बताया था कि टॉर्क कितना लगता है किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल में जब हम उसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, और हमें पता है वो कितना लगता है पी साइन थीटा। आज हम बात करेंगे कि किसी भी डाइपोल में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है जब हम उसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट कराते हैं अगेंस्ट द टॉर्क। तो आज हम वो हमारा क्या करने वाले हैं, कैलकुलेट करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक होगा आज हमारा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इसे हम वर्क डन भी बोल सकते हैं, वर्क डन। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, मैंने मान लिया हमारे पास फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म इस डायरेक्शन में, और मेरे पास एक डाइपोल है जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ये प्लस क्यू होता है, ये माइनस क्यू होता है। इस पे फोर्स कितनी लगेगी हमें पता है, क्यूई किसकी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और इस पे कितनी लगेगी माइनस क्यूई किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और जिसके कारण ये रोटेट करता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुका है। आज हम क्या करेंगे, क्योंकि ये टॉर्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होता है, आज हम इसे अगेंस्ट टॉर्क रोटेट कराएंगे। अब अगर मेरे को अगेंस्ट टॉर्क रोटेट कराना है तो मेरे को बाहर से क्या करना पड़ेगा, काम, वर्क डन। और वो जो वर्क डन होगा, क्योंकि वो इसकी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो वो किसमें स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। तो इतना सा हमारा कॉन्सेप्ट है आज। ठीक है, तो हम पहले क्या निकालेंगे, पहले मैं मान लूंगा कि मैं इसे एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा दे रहा हूं, उसमें मेरे को कितना काम करना पड़ेगा। फिर फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अगर मेरे को टोटल वर्क डन निकालना है तो हम क्या कर देते हैं, उसे इंटीग्रेट कर देते हैं। तो हमारा ये काम होने वाला है। तो पहले मैं स्मॉल वर्क डन निकालूंगा, फिर इसे क्या करूंगा, इंटीग्रेट करके टोटल वर्क डन निकालूंगा। तो पहले तो मैं इसमें बोलने वाला हूं कि टॉर्क कितना लग रहा होगा, टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल। ये तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, कितना लगता है टॉर्क, पी साइन थीटा। थीटा किस किस के बीच का एंगल होता है, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो हमने यहाँ पे कितना ले रखा है, थीटा ले रखा है। क्या ले रखा है, थीटा ले रखा है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, पहले छोटा सा वर्क डन निकाल रहा हूं टॉर्क के अगेंस्ट इसे रोटेट कराने में। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल अगेंस्ट टॉर्क, अगेंस्ट टॉर्क बाय स्मॉल डी थीटा। अब मैंने क्या करा, इसे टॉर्क के अगेंस्ट रोटेट कराया, और कितने स्मॉल एंगल से, डी थीटा से। तो मेरे को काम करना पड़ेगा, जो काम होता है हमें पता है, अगर लीनियर बर्डन होता तो उसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये एंगुलर में है तो फोर्स के बदले क्या यूज हो जाएगा, टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरा, डी थीटा। कोई डाउट किसी को। अब मेरे को पता है टॉर्क कितना लग रहा है इस पे, पी साइन थीटा, और कितना हो जाएगा, इंटू डी थीटा। अब अगर मेरे को टोटल वर्क डन निकालना है तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। तो क्या निकाल रहा हूं मैं, टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल, और ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है क्लास 12 के लिए, थ्रू θ1 टू θ2। मैं θ1 से θ2 के लिए से इंटीग्रेट कर रहा हूं टोटल वर्क डन निकालने के लिए। तो हमारा क्या आ जाएगा, इधर dw का इंटीग्रेशन, इधर क्या आ जाएगा, pe साइन थीटा का इंटीग्रेशन इनटू डी थीटा। अब सबको पता है कहां से कहां इंटीग्रेट करा रहे हैं, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ पे देखो थीटा के रिस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेशन कहां से क्या करा दिया, लिमिट θ1 से θ2। तो यहाँ तो टोटल वर्क डन आ जाएगा, पी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस बाहर ले लिया और कॉस थीटा अंदर ले लिया, और लिमिट कहां से कहां है, θ1 से θ2। अब लिमिट पुट करेंगे तो अपर माइनस लोअर करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, माइनस पीई
cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। कोई दिक्कत किसी को? तो ये हमारा वर्क डन आ गया। अब ये वर्क डन ही हमारा किस में चेंज हो जाता है? स्टोर्ड हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में चेंज हो जाता है। बट इसमें हमें केसेस करने, तो हम केस करने वाले हैं। केस फर्स्ट, अगर मैंने मान लिया जो थीटा 1 लिया है वो पहले से किसकी डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। और थीटा 2 मैंने कितना मान लिया? कितना ले लिया हमने थीटा 2 को थीटा मान लिया। कितना मान लिया? थीटा। तो मैंने मान लिया ये पहले से ऐसे था और एक किसी एंगल थीटा में हमने इसे क्या करा दिया? रोटेट करा दिया। तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? माइनस पीई कॉस थीटा 2। थीटा 2 के बदले कितना है? थीटा माइनस कॉस थीटा 1 कितना है? कॉस 0। कॉस 0 कितना होता है? 1। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, मैथ्स का एक फॉर्मूला लगा देते हैं, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है हमें पता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये प्लस का पीई हो जाएगा और 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। मुकों में तुम्हें यहीं तक दिखेगा, ये मैंने अपनी तरफ से करा है। क्या हो जाएगा? पीई इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है? अच्छा, अब के सेकंड क्या होगा हमारे पास? इफ थीटा 1, अब मेरा क्या आ गया? 90, यानी मैंने जो ये डाइपोल है इससे पहले से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या रख रखा है? परपेंडिकुलर। और थीटा 2 मैंने कितना रोटेट करा दिया? थीटा से रोटेट करा दिया। तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा? माइनस पीई थीटा 2 के बदले थीटा है, थीटा 1 के बदले 90 है, cos 90 0 होता है तो कितना आ जाएगा? माइनस पीई cos थीटा। और हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? cos थीटा लगता है तो क्या लगता है? डॉट प्रोडक्ट लगता है। तो ये आ गया। लेकिन केस सेकंड में भी हमें सब केसेस करने हैं। क्या करने हमें? केस सेकंड में सब केसेस। उसमें जो हमारा पहला सब केस होगा, अब मेरा ये फॉर्मूला आ चुका है। अब मैं इसमें थीटा को ले रहा हूं कितना? पहले 0 डिग्री। क्या ले रहा हूं? 0 डिग्री। तो जब मैं थीटा को 0 लूंगा तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी बताना? cos 0 1 होता है, माइनस पी। नेगेटिव में आ रही है यानी क्या होगी? मिनिमम। और तुम्हें पता है कि अगर मान लो क्लास में दो बच्चे हैं, एक की एनर्जी लो है और एक की एनर्जी हाई है, तो ऑफकोर्स सी बात है डिस्टर्बेंस कौन क्रिएट करेगा? जिसकी एनर्जी हाई है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी यही होता है, जिसकी एनर्जी लो होती है वो स्टेबल होता है। यानी मिनिमम मतलब क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम मतलब स्टेबल। यानी यहाँ पे हमारी कौन सी कंडीशन है? स्टेबल। और ये हमने टॉर्क में भी देखा था, जब थीटा 0 होता है तो हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम आता था। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? स्टेबल हो गया। क्लियर है? दो और केस है, तो उन केस को मैं यहीं पे बता देता हूं। थीटा इक्वल टू 0 हो गया था। अगला हम बात करेंगे थीटा इक्वल टू 180। तो cos 180 सबको होता है कितना होता है? -1। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस पी। यानी हमारे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है? पीई आ रही है। कितनी आ रही है हमारी? पी। पी क्या होगी हमारी? ऑफ कोर्स सी बात है मैक्सिमम होगी, यानी यहाँ पे क्या होगा? अनस्टेबल होगा। ये क्या होगी हमारी? मैक्सिमम होगी, तो यहाँ पे क्या होगा? अनस्टेबल होगा। और लास्ट हमारा तीसरा केस, थीटा इक्वल टू 90 होगा। अब तुम्हें पता है cos 90 0 होता है, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो ये है हमारा 3 केस। और कितना हमारा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है जब क्या होता है? हम किसी डाइपोल को किसके अगेंस्ट रोटेट करा रहे हैं? जो उस पर टॉर्क लग रहा है उसके अगेंस्ट रोटेट करा रहे हैं। ठीक है? सबको समझ आया? तो फटाफट नोट करो। ठीक है? 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया? फटाफट नोट करो। अब हम एक और चीज समझने वाले हैं जिसे बोलते हैं हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
चलो, या तो बाद में वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। तो नेक्स्ट टॉपिक डालो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेईई नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट टॉपिक बहुत मजेदार है। तो नेक्स्ट डालना कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इंटीग्रेशन आना सबको जरूरी है अगर तुम्हें फिजिक्स समझनी है तो, ठीक है। तो बात करेंगे हम तुम्हारा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। किसकी बात करेंगे? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब समझना कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। देखो, मैं से एक एग्जांपल समझाता हूं। लेट अस सपोज वी हैव 1 कूलम ऑफ चार्ज। हमारे पास कितना चार्ज है? 1 कूलम का, ठीक है। अब मैं इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने वाला हूं। तो पहले चैप्टर में मैंने तुम्हें बताया था Q इक्वल टू NE होता है। तो यहां से अगर मैं N निकालूं तो कितना आएगा? 1 अपॉन E। E कितना होता है? बेसिक चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अगर मैं इसे सॉल्व करने गया तो ऊपर 10 की पावर 19 हो जाएगा और डिवाइड में क्या है? 1.6। अब मैंने क्या करा, यहां से 10 दे दिया एक, तो 10 इंटू 10 की पावर 18 अपॉन 1.6 हुआ। पॉइंट हटाऊंगा, ऊपर 0 लगेगा। अगर मैं 100 को 16 से डिवाइड करता हूं तो ये लगभग लगभग आता है 6.25 इंटू 10 की पावर 18। एन कितना आता है? इतना। अब तुम क्या देख रहे हो? 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन आने? 10 की पावर 18। तो क्या 1 कूलम इतना छोटा चार्ज है और उस पर कितने वो आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन? हमारे 10 की पावर 18 या प्रोटॉन बोल सकते हैं हम। तो यानी चार्जेस 1 कूलम में इतने सारे हैं कि वो मुझे अलग अलग ना लग के क्या लगेगा? एक चेन, कंटिन्यूअस चेन लगेगी। यानी उनके बीच में गैप होगा ही नहीं, मतलब उनके साइज के मुकाबले उनके बीच में गैप बहुत कम होगा। यानी मुझे वो क्या लगेंगे? एक कंटिन्यूअस चेन लगेगी। जैसे अगर मान लो मेरे पास 3 ऐसे पॉइंट है तो मैं इन्हें गिन पा रहा हूं, लेकिन अगर मेरे पास ये पॉइंट बहुत क्लोज हो जाए तो ये क्या लगेगा मेरे को? एक लाइन सी लगेगी। सेम है हमारे पास जब चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं, और इन रियलिटी यही होता है, एक वायर में बहुत सारे चार्ज होते हैं तो वो चार्जेस हमें डिस्क्रीट ना लगते बल्कि क्या लगते हैं? कंटिन्यूअस लगते हैं। इसलिए हम क्या पढ़ते हैं? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, हमारे पास 2 अप्रोच होती है। क्या होती है हमारे पास? 2 अप्रोच होती है। एक होती है हमारे पास माइक्रोस्कोपिक और एक होती है हमारे पास मैक्रोस्कोपिक। अगर मैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में जा रहा हूं तो मैं चार्जेस को अलग अलग कंसीडर कर सकता हूं, यानी डिस्क्रीट कंसीडर कर सकता हूं। जैसे डिस्क्रीट के लिए क्या यूज करते थे हम? समीशन। किसमें? क्लास 10th में। और मैक्रोस्कोपिक लेंगे तो हम इसे क्या मानेंगे? जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है कंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस के लिए क्या यूज करते हैं हम? इंटीग्रेशन। इसलिए हम जब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे तो कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे? हम किसका यूज करेंगे? इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। तो हमारे पास 2 तरह की अप्रोच होती है, एक होती है डिस्क्रीट, एक होती है हमारे पास कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट जब हम उसे माइक्रोस्कोपिक, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में मैं माइक्रोस्कोप से देखूंगा 2 इलेक्ट्रॉन को तो मेरे को वो अलग अलग दिखेंगे, बिकॉज माइक्रोस्कोप का काम ही ये होता है 2 पास पास की चीजों को क्या करना? डिस्टेंट करके दिखाना। वैसी मैक्रोस्कोपिक अप्रोच अगर मैं बाहर से देखूं तो मुझे क्या लगेंगे? वो चार्जेस इतने क्लोज हैं कि मेरे को क्या लगेंगे? वो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा। तो हमारे पास 2 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। अब कैसे? हमें जब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझना है तो हमें 3 टर्म्स समझने बहुत जरूरी है। तो वो 3 टर्म्स क्या है? सबसे पहले बात करेंगे हम तुम्हारा लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी
जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी होता क्या है, मान लो मेरे पास कोई वायर है जिसकी टोटल लेंथ एल है और इस पे टोटल चार्ज क्यू है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या करता है कि इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है वो क्या होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ होती है। अब इसका फायदा क्या होता है, पहली बात तो वायर यूनिफॉर्म होनी चाहिए और उसमें चार्ज भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। इसका फायदा ये होता है, अगर मैं इसका एक छोटा सा पार्ट लूं डी क्यू और ये छोटी सी लेंथ डीएल है, तो उसके लिए भी लैम्डा क्या आता है, सेम आता है। क्यों, इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लो टोटल लेंथ थी तुम्हारे पास 10 मीटर और उस पर चार्ज था 20 कूलम, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना आएगा, 20/10 2 होता है। अब वही तुमने लेंथ मान ली तुमने 1 मीटर, अब चार्ज उस पर कितना हो जाएगा 2, तो लैम्डा अभी भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। यानी इसका एडवांटेज ये होता है कि अगर मैं किसी भी बड़ी वायर का एक छोटा सा पॉइंट ले लूं, उस पर भी चार्ज क्या होगा, हमारा जो चार्ज आएगा हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना, लैम्डा इंटू डीएल। मैं लैम्डा निकाल सकता हूं, डीएल से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, डी क्यू। अब इससे क्या होगा, मेरे पास छोटा सा पॉइंट पता है, अब पॉइंट चार्ज पता है और मेरे को मान लो फोर्स निकालना हो, तो हमें पता है पॉइंट चार्ज के लिए फोर्स का फॉर्मूला कूलम्स लॉ लग जाएगा, या पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो के क्यू बाई आर स्क्वायर लग जाएगा। अब उससे क्या होगा, हमने इसी पॉइंट चार्ज पॉइंट उसके लिए निकाल दिया, एक छोटी से पार्ट के लिए निकाल दिया। तो फिजिक्स में क्या करते हैं हम, फिर क्या टोटल निकालने के लिए पूरी वायर के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ये एडवांटेज होता है हमारा किसका, लीनियर चार्ज डेंसिटी या कंटिन्यूअस चार्ज डेंसिटी में इन तीन टर्म्स का पढ़ने का। तो पहला हमारे पास है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कोई डाउट किसी को, इसकी यूनिट क्या होगी, कूलाम पर मीटर। क्या होगी, कूलाम पर मीटर। कोई डाउट। नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है वो होता है हमारे पास, इनका एप्लीकेशन कैसे होगा मैं आपको एक न्यूमेरिकल से कराऊंगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने एक क्या ले ली, सरफेस ले लिया कोई जिसपे चार्ज क्यू है और जिसका एरिया ए है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या कहती है, मतलब जैसे मान लो कोई हमने वो ले ली, पेपर है हमारे पास, शीट है, तो शीट क्या है हमारे पास, एक क्या होगी मेरे पास, सरफेस चार्ज हो गया और उस पर चार्ज हमने टोटल दे दिया क्यू, तो उसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, उसे किससे डिनोट कर सकता हूं, चार्ज पर यूनिट एरिया। डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट एरिया ऑन अ सरफेस। ठीक है, और अगर मैं स्मॉल के लिए ले लूं तो क्या आ जाएगा, डी क्यू बाई डी ए। सेम इससे भी क्या होगा हमारा एडवांटेज, यहां से डी क्यू निकाल सकते हैं सिग्मा इंटू डी ए करके और फिर इंटीग्रेट करके टोटल निकाल सकते हैं। इसकी यूनिट भी क्या आ जाएगी हमारी, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को। और लास्ट हमारे पास जो तीसरा है उसे बोलते हैं हम वॉल्यूम। कैसे इसको यूज करते हैं मैं एक क्वेश्चन से कराऊंगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं हम, रो से। किससे डिनोट करते हैं, रो से। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पे मान लो मेरे पास कोई क्यूब है और क्यूब पे हमने टोटल जो चार्ज दे रखा है वो क्यू है और इसका वॉल्यूम वी है। तो ऑफ कोर्स सी बात है, रो कैसे डिफाइन करेंगे, वॉल्यूम सॉरी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। फिर कोई अगर मेरे को छोटे से उसके लिए निकालना है वॉल्यूम के लिए तो क्या जाएगा, डी क्यू बाय डी वी, और यूनिट क्या आ जाएगी इसकी, कूलाम पर मीटर क्यूब। तो अगर मेरे को छोटा चार्ज निकालना है किसी भी यानी छोटे से वॉल्यूम में, तो कैसे निकाल सकते हैं, डी क्यू बराबर रो इंटू डीवी करके। कोई डाउट किसी को। तो ये हमारे पास तीन टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसपे बेस्ड अगर मैं जेई बोलूं चाहे हमारा नीट बोलूं, उन पे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन आएगा और वो इसी पे बेस्ड होगा। कैसे यूज करना है मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा अभी, फटाफट इसे नोट कर लो जल्दी।
हो गया नोट? जल्दी करो। चलो, मैं साइड इसलिए हो रखा हूं क्योंकि तुम्हें बोर्ड पूरा दिख जाए, ठीक है? नीवा जिनका वो बाद में वीडियो पॉज करके कर लेना। चलो, तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, मतलब एक क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, कैसे कंटिन्यूस चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन को हमें यूज करना है। देखो, मान लो मेरे पास कोई वायर है और इस पे चार्ज है प्लस, और मेरे को इसके कारण P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, ठीक है? P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, और ये डिस्टेंस है, ये वायर की लेंथ है L, और मैंने वायर से इसका डिस्टेंस ले लिया R, ठीक है? अब मैं कैसे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करूंगा वो देखते हैं। और मैंने मान लिया इस वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है मेरे को लैम्डा, कितनी दे रखी है? लैम्डा, ठीक है? अब मैंने क्या करा, अब कैसे करूंगा मैं? तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉइंट चार्ज के लिए पता है, मैं फॉर्मूला KQ बाय R स्क्वायर, अब वो इस वायर के लिए तो लगा नहीं सकते, तो अभी जैसे हमने किया था हम क्या करेंगे, पहले छोटी सी लेंथ मैंने मान लिया dx, इसके लिए मैं क्या निकाल लूंगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी निकाल लूंगा, और मैंने मान लिया dx से p की दूरी कितनी है? x है। कितनी है? x है। अब इस छोटे से dx के कारण निकालूंगा लेंथ के लिए, तो पहले मेरे को इस dx पे कितना चार्ज है वो चाहिए होगा। टोटल चार्ज तो मैंने मान लिया यहां से आ जाएगा, टोटल चार्ज मैंने मान लिया इस पे q है, कितना q है? तो अब मेरे को पता है कि लैम्डा कितना है मेरे पास। सॉल्यूशन की बात करूं, मेरे को क्या निकालनी है? फाइंड, क्वेश्चन सुन लो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, मेरे को ये कैलकुलेट करना है पॉइंट P पे। तो ये क्वेश्चन है, और इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? मैंने मान लिया हमारे पास लैम्डा कितना होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, छोटी सी चार्ज जिसपे मेरे को निकालना है dq मान लिया मैंने dx पे, और लेंथ कितनी है उसकी? dx। तो अगर मेरे को छोटा सा चार्ज dq चाहिए तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से बताओ, q बाय l इंटू dx, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये छोटा सा चार्ज आ गया, तो इसके कारण P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं, कौन से फॉर्मूले से? KQ बाय R स्क्वायर। अब तो लग सकता है क्योंकि पॉइंट चार्ज के लिए तो लगता है, और मैंने dq क्या ले लिया, तभी मैंने छोटा सा एक चार्ज निकाल दिया जो पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट हो रहा है। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू dq एट P क्या आएगा फॉर्मूला? अब छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ऑफ कोर्स याद है छोटा चार्ज है, तो D बराबर K Q, कितना है इसका Q? डायरेक्ट लिख दूं dq अपॉन डिस्टेंस कितना है यहां से P का? x स्क्वायर है। कितना है? x स्क्वायर है। अब ध्यान से देखो K dq के बदले क्या लिख सकता हूं मैं? q अपॉन l dx अपॉन क्या आ जाएगा? x स्क्वायर। अब ये मेरा छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, किसके कारण? ये छोटे से चार्ज dq के कारण। अगर मेरे को टोटल निकालनी है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेट करूंगा तो k कांस्टेंट है बाहर आ गया, q कांस्टेंट है बाहर आ गया, l कांस्टेंट है बाहर आ गया, इंटीग्रेशन केवल किसका होगा? 1 अपॉन x स्क्वायर dx। अब समझना कि x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो x की लिमिट कैसे लगानी है? मेरे को लिमिट ऐसे लगानी है कि मेरे को इस पूरी वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो ऐसा हो कि जो ये x है वो पूरी वायर को कवर करे। अब ध्यान से देखो, मैंने ये dx यहां लिया था, तुम बहुत से dx यहां पे एक छोटा पार्ट ले सकते थे। अब मेरे को dx को ऐसे मूव कराना है कि पूरी वायर को क्या करे? कवर करे। अगर मैं dx को यहां मानूं स्टार्टिंग में, तो x कितना रहा होगा? r,
और dx धीरे 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 कहां के पहुंचा होगा, आखिरी में, क्योंकि पूरी वायर को कवर करना है। तो dx की जो लिमिट है यहां पे x की कितना है, दूरी पे r है, और यहां पे जाएगा जब तो कितना हो जाएगा, आखिरी में जाके यहां तक r है और यहां तक ये टोटल कितना l है, तो लिमिट क्या आ जाएगी, r से लेके r प्लस l। ये समझने वाली चीज है। dx यहां पे होगा तो x किसके बराबर होगा, r के बराबर। जैसे dx दूर दूर जाएगा क्योंकि dx x की दूरी है, तो dx इधर पहुंचा तो x यहां से पूरा यहां तक आ गया, तो r प्लस l आ जाएगा। यानी लिमिट क्या लगेगी हमारी, r से लेके r प्लस कैपिटल L। कोई डाउट किसी को? छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड का सम टोटल हो जाएगा, k q बाय l आ जाएगा, 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर ऊपर जाके क्या होगा, x की पावर -2 + 1 dx, और नीचे भी क्या आएगा, -2 + 1। मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, x की पावर 2 पर जाके -2, -2 का क्या होता है, -2 + 1, और नीचे भी -2 + 1 -1 हो जाएगा। ये तो सबको पता है, इंटीग्रेशन सबको आना चाहिए। और r से लेके r प्लस l, तो कितना आ जाएगा ये, -kq/l। x की पावर -2 + 1 x की पावर -1 होता है, उसे क्या लिख सकते हैं हम, 1/x, और लिमिट क्या है, r से लेके r प्लस l। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी बताओ, -kq/l। लिमिट कैसे लगाते हैं, अपर, x के बदले अपर लिमिट r प्लस l, माइनस x के बदले लोअर लिमिट कितनी है, r। कोई डाउट? एलसीएम लेंगे, अब कितना आएगा, -kq/l, एलसीएम आ जाएगा r इंटू r प्लस l। r यहां पे आएगा -r -l, r से r कैंसिल, l से l क्या हो जाएगा, कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी तुम्हारी, kq/r, r प्लस है। तो किसी भी वायर के एक्सिस पे, पी पॉइंट पे, फाइनाइट वायर के, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकल के आती है, kq/r/r इंटू r प्लस। कोई डाउट किसी को? तो ये हमारा किसका फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से वायर के कारण, किस पॉइंट पे, उसके एक्सिस पे। तो ऐसे हम क्या यूज करते हैं, तुम्हारा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा हमारा क्या यूज होगा, इंटीग्रेशन यूज होगा। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जेईई या नीट के लिए। ठीक है, क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने कैसे अप्रोच किया, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लगाते हैं हम। मेन चीज है कि हम कैसे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हैं। क्लियर है? फटाफट नोट करो। फटाफट करो, फिर और कुछ क्वेश्चन करने हैं। बड़े आगे करो करो करो। चलो, हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। अब से कोशिश होगी कि रेगुलर रहे। एक तो ऑफलाइन क्लासेस के कारण रेगुलर नहीं हो पाते, बट कोशिश रहेगी कि रेगुलर रहे। ठीक है, चलो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जो
जेई में आया हुआ है। हमारे पास क्वेश्चन है चार्जेस q कामा 2q कामा 4q कामा 8q डैश डैश डैश, मतलब बहुत सारे इनफाइनाइट होंगे, आर प्लेस्ड along x axis at r comma 2r comma 4r comma 8r dash 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 from origin respectively। ठीक है, हमें निकालना है फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन। हमें ओरिजिन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शंस की जरूरत नहीं। तो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिन पे क्या है वो कैलकुलेट करेंगे। अब कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, क्या बोला है हमें कि हमें Q टू Q ये एक्स एक्सिस पे रखें, तो हम अपनी तरफ से एक रफ सा डायग्राम बना देते हैं। ये ओरिजिन है, फिर Q रखा है, फिर 2Q रखा है, फिर 4Q रखा है, फिर 8Q रखा है, ऐसे करके डॉट 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 रखा है। ठीक है, अब जो Q है वो कितनी दूरी पे हमारा ओरिजिन से R, 2Q कितनी दूरी पे 2R, ऐसी 4Q किस पे है हमारा 4R, और फिर हमारा क्या है 8R, ऐसे करके हमें क्या है दूरी पे क्या रखे हैं हमारे को चार्जेस रखे हुए हैं। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ओरिजिन पे। अब देखो इस प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ओरिजिन पे बाहर को आएगी, 2Q के कारण भी बाहर को आएगी, यानी सारे पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में आ रही है। तो हमें भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, बट सेम डायरेक्शन में हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल ऐड होती है अलजेब्रिकली, जैसे हम करते हैं। तो यानी सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएगी। तो जो हमारी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E आएगी वो सबका सम आएगी, पहले के कारण E1 मान ली, दूसरे के कारण E2 E3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब E1 इसके कारण कितना आएगा K Q और दूरी कितनी R, दूसरे के कारण कितना आएगा K 2Q है अपॉन 2R, तीसरे के कारण कितना आएगा हमारा K 4Q, अच्छा R स्क्वायर होता है नीचे KQ बाय R स्क्वायर, यहाँ पे 2R का स्क्वायर, यहाँ पे 4Q अपॉन 4R का स्क्वायर, फिर प्लस K 8Q अपॉन 8R का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। सब में से क्या कॉमन आ रहा है K Q अपॉन R स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहां से 1 बचेगा, यहां से क्या बचेगा 2 ऊपर से बचेगा और नीचे 2 का स्क्वायर 4, तो 2 अपॉन 4 कितना आता है कट के 1/2, यहां से नीचे 4 का स्क्वायर 16 ऊपर 4 कट के कितना आएगा 1/4, यहाँ पे 8 और नीचे 8 का स्क्वायर 64, तो कितना आ जाएगा 1/8 प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो हमने जीपी पढ़ी है मैथ्स में, सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हाफ, थर्ड को सेकंड से करेंगे तो भी हाफ, फोर्थ को थर्ड से करेंगे तो भी हाफ, तो ये जीपी होती है। और जीपी में सारे ऐड हो रहे हैं, मतलब क्या है सम ऑफ, और इनफाइनाइट चल रहा है, इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। तो हमें पता होना चाहिए सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर, क्या होता है a अपॉन 1 माइनस आर, तो बस फॉर्मूला लगा देंगे आंसर आ जाएगा k q अपॉन आर स्क्वायर, a के बदले क्या है फर्स्ट टर्म होता है वो 1 है, 1 माइनस आर, आर क्या होता है कॉमन रेशियो, सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड किया था कितना आया था 1/2, तो k के बदले लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर, 1 में से हाफ गया, हाफ आएगा वो 2 घूम के ऊपर जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया हमारा आंसर q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो दिस इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हमें पता है तो हम लिख देंगे क्या होती है न्यूटन पर कूलम, तो ये हमारा क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो एक कॉन्सेप्ट क्या लग रहा था इसमें सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, जो तुम्हें पता होना चाहिए क्या होता है फॉर्मूला a अपॉन 1 माइनस आर। कोई डाउट किसी को, फटाफट नोट करो जल्दी।
जल्दी करो। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और कल हम गॉस थ्योरम स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये नीट का क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P is lying along a uniform electric field E, find work done in rotating the dipole by 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री से रोटेट करने पे हमें क्या निकालना है, बर्डन निकालना है। तो क्वेश्चन क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है जिसका डाइपोल मोमेंट P है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग है, अलोंग मतलब पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो मुझे बर्डन निकालना है। अब तुम्हें पता है ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, अभी कराया था। बर्डन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब ये पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन है, मतलब थीटा 1 क्या होगा, पहले से अलाइन है मतलब सेम डायरेक्शन मतलब 0 डिग्री, और थीटा 2 कितना रोटेट करना है उसे, 90 डिग्री से। बस इतना आसान सा क्वेश्चन है। तो क्या आ जाएगा, माइनस पीई कॉस थीटा 2, थीटा 2 के वैल्यू कितना आएगा, कॉस 90 माइनस थीटा 1 क्या आएगा, कॉस 0। तुम पेपर में जब जिनका भी नीट वगैरह हो तुम मतलब ऐसा ही नहीं कि ये स्टेप दिखा रहे हो, तुम तो डायरेक्ट करोगे। कॉस 90 कितना होता है 0, कॉस 0 कितना होता है 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या आ जाएगा प्लस का पी, वर्डन की यूनिट क्या होती है जूल, तो हमारा आंसर क्या होगा पी जूल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या था, नीट का क्वेश्चन था, बहुत आसान था। तो ये कितना आ गया हमारा पी जूल। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, और कल हम क्या स्टार्ट करेंगे अपना गॉस थ्योरम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।